नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सरजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बहुत अच्छी तरह से अपनी यूपी कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी में लग चुके होंगे। और ये भी ध्यान रखिए कि अब तक जिन बच्चों ने अपना फॉर्म नहीं फिल किया है, यानी कि जिन भी साथियों ने अब तक अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरा है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को, आज की क्लास को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपना सिलेबस पूरी तरह से देखा हुआ है और सिलेबस के बाद हम बढ़ चुके हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें कि पहला टॉपिक हमारा जो कि वर्णमाला हो जाता है। वर्णमाला का पहला भाग हम कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, तो जिन भी साथियों ने पहला भाग ना देखा हो ज़रूर एक बार पहला भाग देख लेंगे, है ना। आज के वीडियो में हम अपने दूसरे भाग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये है वर्णमाला का पार्ट 2। पर रिवीजन यानी कि पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हमने पिछला जितना भी पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन हो जाए, है ना। बताइए भाई, कितने ऐसे लोग हैं जो कि रिवीजन की तरफ ज़्यादा विश्वास करते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी कि अगर आपने दिन में 4 घंटे पढ़ा है और उसका 1 घंटे रिवीजन नहीं किया ना, तो इसका मतलब कि वो 4 घंटे आपके बिल्कुल व्यर्थ हैं। चाहे वो आपका स्क्रीन टाइम हो, है ना, चाहे वो आप किताब पढ़ रहे हो, लेकिन लास्ट टाइम पर अब रिविज़न का समय सबका अलग अलग होता है ना। कई बार आपने लोगों से सुना होगा कि नहीं, मुझे तो सुबह उठने की पढ़ाई ज़्यादा समझ में आती है, नहीं मुझे तो रात भर पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, शांति रहती है। तो ये सब अपने अपने तरीके हैं, जिसको जो पसंद आ जाए। लेकिन ज़रूरी है कि आपने दिन भर में जितना कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन होना चाहिए, किसी भी समय कर सकते हैं आप। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे रिवीजन में कितने बच्चे अपना बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, यानी कि जो कुछ भी आपको पिछला पढ़ाया गया है वो आपको कितना याद है। तो चलिए, जब बात आती है रिवीजन की, है ना, एक क्विक रिवीजन करके उसके बाद बढ़ते हैं अपने आगे के पॉइंट्स की तरफ। कई सारे बिंदु मैम ने आपको बताए थे, यानी कि जो कि परीक्षा के प्रश्नों से संबंधित हैं, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। जिसको भी उत्तर पता हो फटाफट से बताते जाइएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है ना। ये सिर्फ अभी हमारा रिवीजन है और वो साथी जिन्होंने पिछली क्लास देखी होगी, पिछला वीडियो देखा होगा, वो इन सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े आराम से दे पा रहे होंगे, है ना। और यहीं पर प्रश्न के बदलाव हो जाने पर भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई, इन दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और जो कि पिछले वीडियो में आपको बताए गए हैं, है ना। सबसे छोटी सार्थक इकाई। साथ ही साथ पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया गया था कि हिंदी का रूप यहीं शुरू नहीं हो गया था, है ना, बल्कि सबसे पहले जो है वो कौन सी भाषा आई थी। और कहा जाए तो सबसे प्राचीन भाषा के नाम से हम किसको जानते हैं, है ना। तो जब बात आती है इन दो प्रश्नों के उत्तर की, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसको हम कह देते हैं वर्ण या फिर अक्षर या फिर कह देते हैं ध्वनि, मतलब इन तीनों में से अगर आपको कोई भी ऑप्शन में दिख जा रहा है, इसका मतलब वही आपका बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। तो आप भले ही कोई वर्ण लिखें, कोई अक्षर लिखें, है ना, लेकिन वो उसका अर्थ हमें तब तक समझ में नहीं आता जब तक हम उसका शब्द नहीं बना देते। ठीक है जी। तो सबसे छोटी सार्थक इकाई की जब बात आती है तो फिर आंसर भी बदल जाएगा। याद रखिएगा कि तब हमारा उत्तर शब्द हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात में तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही साथ हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि आखिर वर्णमाला होती क्या है, यानी कि वर्णों का व्यवस्थित समूह ही तो वर्णमाला कहलाता है, जिसमें जैसे आप अंग्रेजी में अल्फाबेट्स देखते हैं, वॉवल्स देखते हैं, कॉन्सोनेंट्स देखते हैं। तो बताया गया था आपको कि स्वरों की संख्या कितनी होती है ना, व्यंजन कितने होते हैं, और वर्तमान में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। ये जो कुल वर्ण वाला प्रश्न है ना, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर ऑप्शन में बताती हूँ तो स्वरों की संख्या हो जाती है बेटा जी 11, है ना,
कुल 11 स्वर हो जाते हैं, जबकि व्यंजन हो जाते हैं 33। लेकिन जब कुल वर्णों की बात आती है तो वर्तमान में, यानी कि जो अभी आपकी आधुनिक किताबें आ रही हैं, है ना, जो नए पैटर्न पर आधारित आ रही हैं, एनसीईआरटी पर भी अब कुल वर्णों की संख्या बल्कि 53 कर दी गई है ना। कौन सा वर्णिक जोड़ा गया है ये मैम आपको बताएंगी जब व्यंजन की शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर 53 ऑप्शन में नहीं है तब आपका उत्तर वही पुराना वाला यानी कि 52 सही होगा। तो ये दोनों मैम ने यहाँ पर लिखा दिए हैं, ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि आपको कौन सा उत्तर देना है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम क्रम के बारे में देखें, है ना, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। यानी कि क्रम की जब बात की जाती है, सबसे प्राचीन हो जाती है, सबसे प्राचीन जो है भाषा संस्कृत हो जाती है ना। उसके बाद का क्रम जो है वो क्या हो जाता है आपका पाली, ठीक है। लेकिन क्या संस्कृत में भी कई और भेद होते हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो कौन से भेद होते हैं ये भी बताइएगा, ठीक है। फटाफट से आंसर कीजिए। संस्कृत के बाद 2 क्रम जो हो जाता है वो उसमें हमारी पहली हो जाती है, यानी कि जिसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, और दूसरा भेद हो जाता है हमारा लौकिक संस्कृत का, ठीक है जी, क्लियर। अब वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इन दोनों में अंतर क्या है, क्या कुछ अंतर है भी या नहीं है, देखते हैं, है ना। लेकिन संस्कृत के बाद का जो क्रम आता है वो होता है हमारी पाली का, ठीक। पाली के बाद आ जाती है हमारी प्राकृत के बाद, है ना, अपभ्रंश, यानी कि यूं ही हिंदी नहीं अवतरित हुई, है ना, बहुत सारे कालक्रम से होकर गुजरना पड़ा। अपभ्रंश के बाद अगला प्रारूप आता है अवहट्ट का, है ना, और फिर उसके बाद आती है हमारी प्यारी हिंदी, ठीक है जी, क्लियर, आई बात समझ में। इतने में किसी को कोई डाउट, समस्या, परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न आपसे किस तरह से पूछा जाएगा, क्या संस्कृत को भी हिस्सों में बांटा गया है या कितने हिस्सों में बांटा गया है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 2 हिस्से हो जाते हैं। जबकि पाली की बात की जाए, अच्छा, पा जब कहीं पर भी वर्ण लिखा है तो पा से आप आसानी से बा बना सकते हो, ये सिर्फ याद करने के लिए, है ना। तो पाली जो है इसको हम बौद्ध धर्म की भाषा कहते हैं, पाली जो है इसे हम बौद्ध धर्म की भाषा कहते हैं। यानी कि अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी हो जाएगी या कौन सी कहलाती है, तो वो पाली हो जाती है। जबकि प्राकृत जिसे हम कहते हैं जैन धर्म की भाषा, प्राकृत जिसे हम जैन धर्म की भाषा कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अपभ्रंश यानी कि अवहट्ट कहीं पर भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी भाषा का अशुद्ध रूप क्या कहलाता है, हिंदी भाषा का अशुद्ध रूप जिसे हम अवहट्ट कहते हैं, और फिर उसके बाद आता है क्रम हिंदी का, ठीक है। ये सिर्फ पॉइंट मैम ने आपको बता दी है ताकि अगर आपसे प्रश्न बन जाए, और यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है, हिंदी के अशुद्ध रूप को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि अपने पार्ट 2 की तरफ, जिसमें प्रीवियस पार्ट में हमने देख लिया था भैया, यहाँ तक की बात तो सभी को समझ में आ गई होगी, पॉइंट्स भी क्लियर होंगे कि स्वर अ से लेकर आह तक, है ना, जिसमें बीच में कुछ एक्सेप्शन यानी कि कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है, ये हो जाते हैं स्वर। इसके बाद आप में स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो हमने देखा था कि 3 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें पहला हो जाता है मूल स्वर, है ना, फिर उसके बाद मूल स्वर यानी कि जिसको हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, फिर उसके बाद दीर्घ स्वर, और फिर उसके बाद हो जाता है हमारा प्लुत स्वर, ठीक है। मूल स्वर वो होता है, यहाँ पर हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं, मूल स्वर वो हो जाता है जिसमें अ, ई, उ और री, ठीक है, छोटा। फिर उसके बाद दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है। फिर प्लुत स्वर, जब भी किसी को बुलाने या पुकारने की बात हो जाती है तो वहाँ पर हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे सभी को कि मूल स्वर क्या होते हैं, है ना, प्लुत स्वर क्या होते हैं, प्लुत स्वर क्या होते हैं, किसे कहते हैं, और अच्छा यहाँ पर ह्रस्व स्वर आएगा, है ना, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, और फिर आ जाता है प्लुत स्वर। मूल स्वर को ही हम ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद दीर्घ स्वर आ जाएगा, और अंततः आ जाएगा आपका प्लुत स्वर, ठीक है। मूल लिखा हो या ह्रस्व स्वर लिखा हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्लियर, कोई समस्या, परेशानी,
ठीक है। अब हमारा अगला पार्ट जो है वो हो जाता है जिह्वा के आधार पर स्वरों का उच्चारण या स्वरों का वर्गीकरण, जो कि बताया गया था आपको कि पिछली क्लास में कितनी, अच्छा आपने बायो में एक पॉइंट या एक टॉपिक पढ़ा होगा कि जीभ के कौन से भाग, जब हम कुछ भी खाते हैं टेस्ट करते हैं तो जीभ के कौन से भाग से हमें कड़वापन महसूस होता है, कौन से भाग से हमें मीठा महसूस होता है ना, ये बायो में पढ़ाया जाता है और आप सबने पढ़ा भी होगा, है ना। जिसने पढ़ा है कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। और सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पर ये बनता है कि जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितनी प्रकार से किया जाता है ना। बताइए ज़रा कितनी प्रकार से किया जाता है। तो सिंपल और साधारण सा प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वरों को हम 3 प्रकार से विभाजित कर देते हैं, यानी कि 3 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण होता है ना। जिसमें कि पहला हो जाता है आपका कौन सा, जिसको पहले भाग को हम कहते हैं अग्रभाग, जिस अग्रभाग से बोले जाने वाले स्वर अग्रस्वर कहलाते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, अग्रभाग से बोले जाने वाले स्वर, तो पहले पॉइंट में बन जाता है अग्रस्वर। अग्रस्वर वो होते हैं जो जिह्वा के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं ना। अगर टंग की बात करें तो ये है ना आगे वाला भाग, ये हो जाता है मध्य भाग और ये हो जाता है पश्च भाग। क्लियर, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। तो अग्रस्वर, दूसरा हो जाता है मध्यस्वर। कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक पॉइंट बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे तो साथ ही साथ में याद भी होता जाएगा, है ना। कोई पोथी तैयार करके नहीं रखनी है कि जब एग्जाम डेट आएगी तब ये पोथी हम रिवाइज करने लगेंगे, ठीक है जी। क्योंकि अगर साथ साथ में आपने समझ लिया तो सिर्फ हिंदी विषय नहीं है आपके पास, मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ, हिंदी के साथ साथ आपके पास बहुत सारे विषय हैं जिन पर ध्यान देना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि हिंदी एक सामान्य पाठ्यक्रम है, मातृभाषा रही है हमारी, है ना, बचपन से बोलते रहे हैं, जानते रहे हैं, तो पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन हर विषय हर बच्चे के लिए आसान नहीं होता, ज़रूरत होती है अभ्यास की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना, और आप सब भी परफेक्ट बनेंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अग्रस्वर, मध्यस्वर और अगला हो जाता है पश्च स्वर। तो वैसे तो यहाँ पर मैम ने आपको बोलकर ही बता दिया है कि आखिर अग्रस्वर क्या होते हैं, मध्यस्वर क्या होते हैं, पश्च स्वर क्या होते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के आगे वाले भाग से किया जाता है अग्रस्वर कहलाते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से किया जाता है मध्यस्वर कहलाते हैं, और जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के पश्च भाग से यानी कि पीछे वाले हिस्से से किया जाता है पश्च स्वर कहलाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओरल पढ़ने से हमारा काम नहीं चलने वाला, इसलिए हम डिटेल में इन सभी पॉइंट्स को पहले देखेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो जाता है आखिर मैम अग्रस्वर, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि आगे वाले भाग से, जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं, लेकिन मैम होते कौन कौन से हैं अग्रस्वर, ये भी तो जानना जरूरी है। तो पहली हेडिंग यहाँ पर आ जाती है आपके सामने अग्रस्वर, है ना, अग्रस्वर, ठीक है। कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, है ना, क्योंकि एक बार का डाउट फिर बड़ा सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है जी। बिल्कुल, चलिए तो बात की जाए जिन स्वरों के उच्चारण में, है ना, ये तो हमने देख ही लिया है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग ऊपर उठता है, अग्रस्वर कहलाते हैं। अग्रस्वर परिभाषा बिल्कुल आसान है और परिभाषा पूछी भी कम गई है ना। आपसे सिर्फ और सिर्फ स्वर देकर ये पूछा जाएगा कि बताइए छोटा आ अग्रस्वर है, मध्यस्वर है, पश्च स्वर है या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इस तरह से आपको स्वरों से उदाहरण देकर ज़्यादा पूछा जाता है, जिस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अग्रस्वर, जीभ का अग्रभाग ऊपर उठता है, अग्रस्वर कहलाते हैं। यहाँ पर मैम ने आपको सारे पॉइंट्स इससे लिखा दिए ताकि बाद में जब भी आप रिवीजन करने बैठें, चाहे वो PDF से हो या आपके अपने नोट्स से, है ना,
उतना आसान हो जाए कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, फटाफट से क्विक रिकैप हो जाए आपका। अब कौन कौन से होते हैं अग्रस्वर, है ना? अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? कभी कभी क्या होता है ना कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, और ये सोच के पढ़ने लगते हैं अरे ठीक है मैम, ये क्या पढ़ना है हमें, है ना? मैथ्स अगर अच्छा कर लिया, रीजनिंग, कई सारे टीचर्स भी आपको ये चीज़ बताते हैं कि अगर आपने मैथ्स अच्छी कर ली, रीजनिंग अच्छी कर ली, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कह भी सकते हैं हो सकता है, लेकिन हम पॉसिबिलिटी वाले चांसेस रखें क्यों? हमें तो कंफर्मेशन वाला सिलेक्शन चाहिए ना, ठीक है? हो सकता है अगर नहीं हुआ तो, इसलिए हमें सारे सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके चलना है, ठीक है? क्लियर? तो अग्रस्वर की परिभाषा आप सभी को क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। एक बार फटाफट से बताइए जल्दी से, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल। चलिए, तो अब अग्रस्वर के उदाहरण कौन कौन से हो जाते हैं? अग्रस्वर में 4 स्वर आ जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये 4 हो जाते हैं अग्रस्वर के उदाहरण। अब आपसे संख्या भी पूछी जा सकती है, या फिर सीधा सीधा स्वर देकर आपसे, है ना, सीधा सीधा स्वर देकर आपसे पूछा जाता है इनमें से छोटी ई, बड़ी ई, ए या छोटा आ, बताइए इनमें से कौन सा अग्रस्वर नहीं है ना? नहीं वाले प्रश्न भी पूछे जाने की बहुत संभावना होती है, तो उसे ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट क्लियर। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, यानी कि मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या कह सकते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग ऊपर उठता है, मध्य भाग, सॉरी, है ना? जीभ का मध्य भाग ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, और वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको आप एग्जाम हॉल में बैठे बैठे प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। अभी जब आगे हम व्यंजन पढ़ेंगे ना, तो पूछा जाएगा आपसे कौन सा व्यंजन कंठ है, कौन सा तालव्य है, कौन सा दंत है, कौन सा ओष्ठ है। तो ये सब कुछ आप बैठे बैठे प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो, अगर आप कभी अपनी ट्रैक या अपना बेस भूल जाते हो तो। ठीक है, कैसे? अभी पूरी की पूरी वर्णमाला आपको चार्ट से मैम पढ़ाएंगी, है ना? वो किताबी तरीके आप छोड़ दीजिए, अब जरूरत है कि हम उन पॉइंट्स पे फोकस करें जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, मध्य भाग ऊपर उठता है, मध्य स्वर कहलाते हैं, मध्य स्वर कहलाते हैं। और सबसे इजी और सबसे आसान पॉइंट यही है, क्योंकि इसके उदाहरण में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वर आता है, और वो होता है क्या? क्या होता है बताइए किसी को? वो हो जाता है सिर्फ और सिर्फ आपका प्यारा छोटा सा अ। ठीक है, यानी कि सिर्फ पूछा जाए आपसे कि मध्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो सिर्फ एक होती है जिसमें आता है छोटा आ। ठीक, क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा बिना किसी समस्या, बिना किसी परेशानी के। अब आते हैं अपने अगले और लास्ट पॉइंट पर, तीसरा, जो कि हो जाता है पश्च स्वर, जिसे हम कहते हैं पश्च स्वर। ठीक है जी, क्लियर? तो लिख सकते हैं हम वे स्वर जिनके उच्चारण में वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का, वैसे परिभाषा मैम आपको ओरल भी बता सकती थी, है ना? आप सुन भी लेते और आपको अभी कुछ घंटों के लिए तो ऐसा लगता कि मैम हमें सब कुछ आ गया है, लेकिन आगे 4 दिन बाद जब आप रिवीजन करने बैठते तो सिर्फ उदाहरण तो आपको दिखाई देते, लेकिन परिभाषा क्या बताई थी ये शायद आपके दिमाग से निकल चुका होता। तो ये परिभाषा हो सकता है आप सभी को सुनने में बड़ी आसान लग रही हो, है ना? आप बाद में अपने नोट से या पीडीएफ से इसका बेहतर तरीके से रिविजन कर पाए, इसलिए मैम ने एक एक पॉइंट लिखाते हुए और समझाते हुए चला है। ठीक है, जीभ का पश्च भाग ऊपर उठता है,
कहते हैं ना, जब एक आखिरी मौका आपके पास होता है ना, फिर आप कोई रिस्क नहीं लेते हो, है ना, और कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहते, है ना। आपदा ही अवसर प्रदान करती है, इसलिए बिल्कुल अपना आखिरी मौका, भले ही पहला अटेम्प्ट क्यों ना हो आपका, या फिर बहुत सारे आप में से ऐसे भी होंगे जिनका वाकई आखिरी अटेम्प्ट होगा, तो सोचो उनकी दिल की धड़कन हर दिन कितना तेज होगी, है ना। ऐसा लगता होगा कि बस कल ही एग्जाम है, और वो होना भी चाहिए, चाहे आपका पहला अटेम्प्ट हो या आखिरी, अगर सिलेक्शन लेने वाली जिद है तो, है ना। पश्च भाग ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। पश्च भाग ऊपर उठता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। तो अग्र में तो हमने देखा 4 होते हैं, ई ए और ए। मध्य में कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक होता है ना, यानी कि छोटा आ। अब पश्च में क्या है, यानी कि जितने बचे हैं वो सब के सब पश्च में आ जाएंगे, है ना। जो भी स्वर बचे हुए हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? पश्च में आ जाएंगे। बताइए जरा कौन कौन से हो जाएंगे? वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग ऊपर उठता है पश्च स्वर कहलाते हैं। बताइए बताइए जल्दी से। बिल्कुल बेटा जी, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। तो छोटा आ तो आ चुका है, यानी कि इसमें आ जाएगा आपका बड़ा आ, है ना, ऊ, ऊ और औ। ठीक है, क्लियर। यानी कि अगर संख्या आपसे पूछी जाती है तो संख्या कितनी बता देंगे? बताइए जरा फटाफट, कितनी संख्या हो जाएगी पश्च स्वरों की? बताइए बताइए। हाँ, यहाँ पर बड़ा ओ भी आ जाएगा और कुल 5 हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा सभी को। तो अब इतनी बात में कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि अब तक हमने क्या पॉइंट्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमारा एक क्विक रिवीजन था, पिछला रिवीजन। उसके बाद संस्कृत यानी कि कालक्रम कैसा रहा, है ना, किस क्रम से हिंदी का उद्भव हुआ, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, है ना, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर हो जाते हैं। अग्रस्वर क्या होते हैं, परिभाषा क्या होती है, कौन कौन से स्वर आते हैं, मध्य स्वर क्या होते हैं और पश्च स्वर क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाए कि हमारी जो 8वीं अनुसूची है ना, उसमें बताया गया है कि 22 भाषाएं हैं हिंदी में, है ना, लेकिन 22 भाषाएं पहले 14 थी, अब जुड़कर कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। 8 यानी कि बाद में जुड़ी हैं। तो वो कौन सी जुड़ी हैं, कौन से ईयर में, कौन से वर्ष में जुड़ी हैं, और कौन से संविधान संशोधन यानी कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत वो जुड़ी हुई हैं। तो आइए ज़रा एक बार उसका क्विक रिवीजन करते हैं, है ना। ये आपको एक नोट पॉइंट बनाकर नोट कर लीजिएगा अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो, ठीक है। तो पहले थी 14 भाषाएं, है ना, उसके बाद 8 और जुड़ गई, और वर्तमान में है कुल कितनी? 22, है ना। और कौन सी अनुसूची में इसको रखा गया है? 8वीं अनुसूची में ये चर्चा की गई है संविधान की, हमारी जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, कि कुल भाषाएं कितनी हैं? 22 हैं। तो ये 14 तो थी पहले से, 8 ये कौन सी जोड़ी गई, है ना। तो ये एक ट्रिक है यहाँ पर, वही जो आप हमेशा ट्रिक करते रहते हैं कि मैम ट्रिक से कुछ बता देती तो शायद याद बना रहता, है ना। तो ये बस वही वाली ट्रिक है, ठीक। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में, है ना, कौन सी भाषा जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में, है ना, और 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में। ये बीच बीच में ऐसे नोट पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे, लेकिन बस ज़रूरत है आपकी कॉन्टिन्यूटी और निरंतरता मन से पढ़ाई की, यानी कि जितना आप कॉन्सेंट्रेट हैं, जितनी आप एकाग्रता से पढ़ेंगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको उतने ही हलवा लगने वाले हैं, ठीक। अब ये क्या है मैम, अरे बड़े सारे मोबाइल नंबर याद करने में तो आप बड़े अच्छी तरीके से एक्सपर्ट रह चुके हैं, है ना। तो फिर ये छोटा सा मोबाइल नंबर क्या है, यानी कि 21 67 71 92 और 92 2003 याद हो गया, है ना। मोबाइल नंबर तो यूं याद हो जाते हैं आपको चुटकियों में, तो बस ऐसे ही इसको भी याद कर लीजिए, 21 67 71 92 और 92 2003। अब ये है क्या मैम? चलिए, तो ये इस साइड जो है वो लिखे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि जिसको हम संविधान संशोधन कहते हैं। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत,
है ना। 21वें संविधान संशोधन के तहत 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में, है ना, आपसे पूछा जाएगा कि कितनी भाषाएं जोड़ी गई और कौन सी जोड़ी गई, है ना। फिर उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के तहत, इस साइड जो लिखे हैं ना वो सारे संविधान संशोधन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। तो 71वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत कितनी भाषाएं जोड़ी गई, कौन से वर्ष में जोड़ी गई, है ना, और कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। फिर उसके बाद 92वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि पॉलिटी तो आप सब बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे ना, पॉलिटी एक बहुत अहम रोल अदा करती है और ये माना गया है कि विगत वर्षों को देखते हुए लगभग 4 से 5 प्रश्न पॉलिटी के पूछे गए हैं। तो पॉलिटी एक अच्छा टारगेट करने वाला आपका विषय हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 92वें संविधान संशोधन के तहत, 92वें संविधान संशोधन के तहत, है ना, 2003 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई और कौन सी जोड़ी गई, चलिए समझते हैं जरा, है ना। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिर्फ और सिर्फ एक भाषा जोड़ी गई जिसको हम कहते हैं सिंधी, है ना, सिर्फ और सिर्फ एक भाषा जोड़ी गई जो कि थी सिंधी। और फिर 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में, है ना, 3 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी? 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें थी मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है। फिर उसके बाद 92वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 2003 में, वर्ष भी पूछा जा सकता है आपसे, क्या पता संविधान संशोधन आपको दे दिया जाए कि बताइए 92वें संविधान संशोधन के तहत, है ना, इतनी भाषाओं को जोड़ा गया, लेकिन कौन से वर्ष में, तो वर्ष भी आपको याद रखना है। 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में कुल 4 भाषाओं को जोड़ा गया और वो 4 कौन सी थी? वो थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैम ने यहाँ पर 3 स्टार लगा दिए हैं। अगर आप सभी अपने अपने नोट्स बना रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, तो ये पॉइंट ज़रूर नोट कर लीजिएगा, है ना। अन्यथा आप पीडीएफ आप सभी के पास पहुँचेगी, पीडीएफ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। बस कैसे भी याद हो, है ना। मैं कभी नहीं कहती कि नहीं नोट्स बनाना ही बहुत ज़रूरी है, नहीं बेटा किताब खरीदना ही बहुत ज़रूरी है, बस वो तरीका ज़रूरी है जिससे आपको बेहतर समझ में आता है ना। सिर्फ और सिर्फ वो तरीका ज़रूरी है जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स का हो, चाहे वो किताब का हो, चाहे वो पीडीएफ से पढ़ने का हो, चाहे वो स्क्रीनशॉट रिवाइज करने का हो, कुछ भी हो। ठीक, तो 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में एक भाषा जोड़ी गई जो कि थी सिंधी। फिर 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। और 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें थी बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, है ना, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। क्लियर है जी? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुविधा हो तो बताइए जल्दी से। क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट्स? चलिए, तो ऐसे ये जो शॉर्ट नोट्स वाले पॉइंट है ना, ये आपको मिलते रहेंगे। तो अगला आपका आज का होमवर्क वाला प्रश्न ये है कि मुझे आप सबसे कमेंट में ये जानना है कि बताओ जी शास्त्रीय भाषाएं कितनी होती हैं कुल, है ना, शास्त्रीय भाषाएं, और उनको कौन से वर्ष में शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है ना। ये है आपका HW का क्वेश्चन, जिसको आपको जवाब में बताना है। और अगर नहीं जवाब आएगा, वैसे तो जवाब सभी बच्चों का आना चाहिए, कोई डाउट होगा तो अगली क्लास में हम अपने इस पॉइंट को भी चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्वरों का पूरा निपटारा हमने कर लिया है, अब आगे आते हैं व्यंजन की तरफ, है ना। बताया था आपको कि दादाजी होते हैं और आप हैं, है ना। अब दादाजी तो हो चुके हैं बूढ़े, बूढ़ी हड्डियों वाले, है ना, लेकिन आप अभी अपने मन से कहीं भी आ जा सकते हैं, चल फिर सकते हैं, है ना, कुछ भी खा पी सकते हैं। लेकिन अब दादाजी तो है पूर्णतः आप पर निर्भर, यानी कि आप हो गए कौन? स्वर।
और दादाजी हो गए व्यंजन, क्योंकि भैया दादाजी अकेले ना तो कहीं आ जा सकते हैं, है ना ही कहीं चल फिर सकते हैं, तो इसके लिए आपकी सहायता की ज़रूरत है उनको। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा कि स्वर पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि आप सब स्वतंत्र हैं, लेकिन व्यंजन जो हैं वो पूर्णतया स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि स्वरों पर निर्भर होते हैं, है ना। ठीक है जी, क्लियर। बताइए बताइए, इतनी बात में कोई समस्या परेशानी। तो हमने स्वर में जब परिभाषा लिखी थी तो हमने देखा था कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख विवर्त से अबाध, अबाध यानी बिना बाधा के, बिना रुके निकलती है, वो स्वर कहलाते हैं, है ना। अब यहाँ पर उसी का कर देना है विपरीत, यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनि बोले, वर्ण बोले, अक्षर बोले, एक ही बात है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से बहुत सारे लेखक और कवि, है ना, उनकी रचनाएं, ठीक है, कौन से काल को उन्होंने क्या नाम दिया, सब कुछ मैम आपको पढ़ाएंगी, बस साथ ही साथ आपकी एकाग्रता दिखनी चाहिए, आपकी निरंतरता दिखनी चाहिए, है ना। मुख विवर से अबाध गति से, अबाध यानी कि बिना रुके, बिना बाधा के, है ना, अबाध, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से नहीं निकलती है, क्योंकि स्वरों में तो अबाध गति से निकलती है, लेकिन यहाँ पर अबाध गति से नहीं निकलती है, यानी कि बाधा होती है, जिसके लिए हमें व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है ना। अबाध गति से नहीं निकलती है, व्यंजन कहलाते हैं। वही व्यंजन जिनको आप अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स के नाम से जानते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, क्लियर हुआ पॉइंट। बताइए जी, कोई डाउट, कोई समस्या, है ना। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर्त से अबाध गति से नहीं निकलती है ना, बाधा होती है, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपने जो पढ़ लिया, जो रट लिया, बस एग्जामिनर भी बहुत अच्छे मूड में बैठा है और आपसे उसी भाषा में पूछेगा, बिल्कुल नहीं, है ना। स्वर पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन स्वरों पर निर्भर होते हैं, है ना। इसका मतलब हम दूसरी परिभाषा ये कर सकते हैं कि व्यंजनों के उच्चारण के लिए व्यंजन पूर्णतया स्वतंत्र नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते, है ना। इसलिए व्यंजनों के उच्चारण के लिए, व्यंजनों के उच्चारण के लिए, यहां तक की सारी बात तो समझ में आ गई होगी ना आप सबको। व्यंजनों के उच्चारण के लिए, उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक, क्लियर हुई बात। चाहे परिभाषा आपसे इस तरह से पूछी जाए, चाहे आपसे इस तरह से पूछी जाए, स्वर पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन स्वरों पर निर्भर होते हैं, यानी कि जैसे दादाजी आप पर निर्भर होते हैं कहीं भी आने जाने के लिए। ठीक है, क्लियर है, ये सिर्फ उदाहरण है, समझ में आ गई बात। बताइए बताइए, कोई डाउट, परेशानी। अब सामान्यतः अगर हम ये देखें कि मैम आपने यहाँ पर क्यों बताया है कि स्वर जो उच्चारण है वो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, व्यंजनों पर स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अरे सामान्य सी बात है कि जब भी आप यहाँ पर लिखते हैं छोटा आ, क्या इसके लिए किसी और की ज़रूरत है? जब भी आप लिखते हैं यहाँ पर छोटी ई, है ना, जब भी आप लिखते हैं ई लिखते हैं, है ना, जब भी आप क्या लिखते हैं, अगर ई लिख देते हैं, बड़ी ई लिख देते हैं, ऊ लिख देते हैं, तो यहाँ पर किसी की भी सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप ए और ए लिखते हैं तो यहाँ पर इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि स्वरों के उच्चारण के लिए स्वरों की ही सहायता लेनी पड़ती है ना। यानी कि ये संयुक्त स्वर हो जाते हैं, मतलब अ और ई से मिलकर ए बनता है, आ और ए से मिलकर ए बनता है।
आ और ए से मिलकर ए बन जाता है, ठीक है। लेकिन इनमें जुड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्वर, व्यंजन नहीं जुड़ा है, मतलब ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, क्लियर। लेकिन व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब जब भी आप यहाँ पर लिख रहे हैं क, तो ये सिर्फ क नहीं लिखा है, बल्कि अगर गौर से देखें तो हलंत लगा है और इसमें अ जो है वो छिपा हुआ है। चाहे आप कोई भी व्यंजन लिख लें, क से लेकर ज्ञ तक का कोई भी व्यंजन, है ना, चाहे आप वो म लिख लें, है ना, तो म में भी हलंत और अ लगा हुआ है। चाहे आप ट लिख लें, हलंत और अ लगा हुआ है। हाँ, वो अलग बात है कि हम उसे देखते नहीं हैं या फिर हम हलंत लगाकर उसको अलग अलग करके लिखते नहीं हैं, लेकिन जब आप संधि पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? इतनी बात तो सभी समझ में आ गई होगी सभी को, बिना किसी डाउट, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। बताइए जल्दी से, क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ पर एक छोटा सा हम चार्ट बनाने जा रहे हैं। वैसे तो मैम आपको हेडिंग डाल के सब कुछ बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगी, है ना, लेकिन पहले हम आपके दिमाग में एक भूमिका तैयार करते हैं कि आखिर व्यंजन आपको पढ़ने कैसे हैं। चुटकियों में आप भी पता कर लेंगे कि आखिर व्यंजन, है ना, कंठ कौन से हैं, तालव्य कौन से हैं, दंत कौन से हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ किसको किसको क से लेकर ज्ञ तक सारे व्यंजन पता है? क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह छ त्रि ज्ञ। ठीक है, बताइए जरा किसको किसको याद है। चलिए, तो बात की जाए अगर व्यंजनों की, वैसे तो कुल 33 होते हैं जैसा कि हमने अभी पढ़ा, है ना। हम यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाकर देख रहे हैं, ठीक। क ख ग घ अंग च छ ज झ और इया। ट ठ, आप सबको भी याद हो तो अपने अपने नोट पॉइंट पे लिखते रहिए। ढ और अड़। त थ द ध और न। प फ ब भ और म। ठीक, तो ये तो हो गए 5 5 5 5 5, यानी कि कुल 25 व्यंजन। तो बाकी के कहाँ हैं मैम? बाकी के भी आपको जल्दी ही दिखेंगे, ठीक है। पहले आइए करते हैं चर्चा इन सब की। अब यहाँ पर तो हमें मैम सिर्फ और सिर्फ क से लेकर म तक के व्यंजन दिख रहे हैं, यानी कि 5 हर एक लाइन में लिखे हुए हैं। इसका मतलब 5 5 5 5 5 कुल हो जाते हैं 25, बिल्कुल। तो यहाँ से आपका सीधा सीधा एक प्रश्न ये बनेगा कि बताइए ज़रा स्पर्शी हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या। बेटा अगर यहाँ पर आपने अपना पूरा फोकस कर लिया ना, तो ये ध्यान रखिए कि चाहे फिर आप कांस्टेबल की परीक्षा दें, दरोगा की परीक्षा दें, लेखपाल की परीक्षा दें, लेकिन इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है ना। अब साथ ही साथ इस चार्ट को भी देखते जाएंगे और ये देखते जाएंगे इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न हमें मिल गया कि स्पर्शी व्यंजन, वैसे मैम जब आपको कल कराएंगी ना तो ये पूरी हेडिंग भी लिखाएंगी, लेकिन अभी हम अपने दिमाग में एक भूमिका बनाते जा रहे हैं, है ना, ताकि कल जैसे ही मैम प्रश्न पूछें आपसे सारे जवाब मिलने शुरू हो जाएं। तो स्पर्शी व्यंजनों, हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है ना। तो आपका जवाब सीधा आ जाएगा कि मैम हमने पढ़ लिया है कल, क से लेकर म तक के जितने भी व्यंजन हैं, यानी कि कुल 25 व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, है ना। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हो जाती है कुल 25, जो कि कहाँ से कहाँ तक, क से लेकर म तक होती है। ठीक, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, यानी कि पहला प्रश्न हमारा मिल चुका हमें। आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? तो आप सभी देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5, यानी कि अगला प्रश्न होगा कुल वर्ग कितने होते हैं, कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए वर्ग होते हैं कितने,
कितने होते हैं यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ना, वर्ग कितने हैं, 1 2 3 4 5। वर्ग का मतलब ये पूरी की पूरी लाइन लेनी है आपको, है ना। तो वर्गों की संख्या कितनी है, कुल 5 जो है ये हमारे हो जाते हैं वर्ग, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग में व्यंजन भी होते हैं 5, है ना, ठीक है। प्रत्येक वर्ग में व्यंजन भी कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि किसी में भी आप देख लेंगे तो सब में 5 ही व्यंजन होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट 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 अगले पॉइंट की बात की जाए। तो प्रत्येक वर्ग में व्यंजन भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25, वर्ग कितने 5, प्रत्येक वर्ग में व्यंजन कितने 5। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, यानी कि प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। यानी कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है और ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है ना। आइए समझते हैं और देखते हैं। बात की जाए क ख ग घ अंगा, कुछ ट्रिक नहीं है यहाँ पर, है ना। आप खुद से बोलकर देखिए, जहाँ पर भी आप बैठकर क्लास देख रहे हैं खुद से एक बार बोलकर देखिए, क ख ग घ अंगा, है ना। ना तो इसमें आपके ओष्ठ टच हो रहे हैं, ना दांत, है ना ओष्ठ। इसका मतलब क्या हो रहा है, क ख ग घ अंग, आवाज सीधा आपके कंठ से आ रही है, ठीक। वैसे तो अभी मैम आपको ट्रिक भी बता देंगी, लेकिन प्रैक्टिकल करना भी जान जाओ, क्या पता ट्रिक वहां पर भूल जाओ तो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कंठ, यानी कि क वर्ग की पहले वाले प्रत्येक वर्ग को हम उसके पहले व्यंजन के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे हम कहेंगे क वर्ग। का वर्ग का मतलब का वर्ग में ये जितने भी व्यंजन आ रहे हैं, है ना। इसे हम कहेंगे च वर्ग, पहले व्यंजन के अनुसार ही उसका, जैसे हम लोग का नाम किससे होता है, हमारे पिताजी से, दादाजी से, है ना। ऐसे ही इनका नाम इनके पहले वाले व्यंजन से होता है। ट वर्ग, त वर्ग, और ये हो जाता है पा वर्ग। सिलेक्शन सच में पालो, एक बार में ही सिलेक्शन पालो। लेकिन बस क्या है ना कि हम कभी कभी ये सोचकर पढ़ाई करते हैं, अरे अब तो हम बड़े हो गए हैं, आराम से पढ़ लेंगे, अरे ये सब तो हमें आता है। तो बस ये ही अगर ओवर कॉन्फिडेंस आपका कहीं थोड़ी दिन के लिए दब जाए ना, तो वाकई सिलेक्शन से आप बहुत दूर नहीं है ना। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम 12th पास करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो बस ऐसे लगता है कि अरे अब तो हमें सब आता है, अब हमें कोई नहीं पढ़ा सकता, हम तो सब कर लेंगे। तो बस यही वाला ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको पीछे लेकर जाता है, ठीक है। तो कोशिश करो कुछ दिन बिल्कुल बच्चे बन के पढ़ो, वही जैसे कि डर होता था ना 7th 8th क्लास में, अरे होमवर्क नहीं किया तो टीचर मारेगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप में डर है ना, तो वाकई आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, ठीक है।